गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? कालिन आपको शेड्यूल क्या कल नहीं भेजा गया था क्या? एक मिनट में चेक कर लूँ। शेड्यूल आपको भेज दिया गया था। आपका क्लियर रहे क्लासेस, इसीलिए आपको शेड्यूल भेज दिया जाता है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो जो भी क्लासेस का शेड्यूल होगा एक दिन पहले आपको भेज दिया जाता है। आप कौन से ग्रुप में थे? आप मेरे को मैसेज कर दिया करिए, अगर लिंक नहीं मिला। आप कौन से ग्रुप में थे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। इंग्लिश की तो मॉर्निंग में क्लास हुई है और लिंक भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। हाँ, आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। तो सर हम लोग अपना यूनिवर्स वाला पार्ट कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। एक लेक्चर हो गया था, इसी में आगे कंटिन्यू करना है। एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में? नांग जी, ये वही लबासना कोर्स है आपका, ठीक है। आपका जो हमारा बैच 1 हुआ था और बैच 2 के जो स्टूडेंट्स थे, तो इसी तरह से बैच 3 है, ठीक है। तो जो लबासना के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सेम मटेरियल है। हाँ जी, बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? आंसर दीजिए। ओह माय गॉड, ये मतलब क्रिएशन वर्ड कहाँ से आ गया? चलो, एक पर्सन अपनी क्रिएटिविटी से जोड़ सकता है, दो लोग क्रिएशन वर्ड यूज कर रहे हैं, जबकि मैंने वर्ड यूज किया था ओरिजन। हाँ, मतलब क्रिएशन वर्ड गलत नहीं है। बहुत बढ़िया। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है। चलो सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं इज यूनिवर्स स्टिल एक्सपैंडिंग, तो क्या आंसर दोगे आप, यस और नो? अगर मैं पूछूं इस यूनिवर्स स्टिल एक्सपैंडिंग, तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, यस और नो? बिल्कुल सर, यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, तो सर आंसर क्या होगा? बड़ा सा यस, अ बिग यस, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का और आंसर दो। हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ स्टार देखा था, स्टेजेस देखी थी स्टार फॉर्मेशन की। तो उनमें से आप बता सकते हैं जो हमारा स्टार है सन, हमारा स्टार कैसा हो? बिल्कुल सन जैसा हो। तो हमारा जो स्टार सन है वो कौन सी स्टेज में है? बहुत सारी स्टेजेस कल पढ़ी थी। नेबुला, मेन सीक्वेंस, और आपका क्या कहते हैं, सुपरनोवा, रेड जाइंट, सुपर जाइंट। तो उनमें से जो हमारा सन है वो कौन सी स्टेज में है? क्लास रिपीट करिएगा, जो लोग मेन सीक्वेंस के अलावा कुछ भी आंसर दे रहे हैं वो क्लास रिपीट करेंगे। करेक्ट आंसर इज मेन सीक्वेंस। तो ये कुछ फॉर्मेशंस थी स्टार की स्टेजेस से। तो हमने कहा था सन अभी इस स्टेज में है। इस स्टेज में आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ध्यान रखना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, यह अब एक मैच्योर स्टेज में पहुंच चुकी है, ठीक है। तो मेन सीक्वेंस वो स्टेज है कि आपकी जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो अब मैच्योर स्टेज में पहुंच चुकी है। हाँ, जिस दिन ऐसा हुआ, ऐसा होगा अगर,
कि जो हाइड्रोजन और हीलियम में अगर मान लो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा जब, तब जो सन है वो बन जाएगा रेड जाइंट। क्योंकि अगर सन को देखोगे तो वो इस कैटेगरी में आता है, लो एंड मीडियम मास। कुछ होते हैं हाई मास स्टार्स, बट हमारा सन इस कैटेगरी में आएगा, लो एंड मीडियम मास स्टार्स कैटेगरी में आने वाला है हमारा सन। इसके अलावा हमने बहुत सारी स्टेजेस वगैरह डिस्कस करी थी, ब्लैक होल के बारे में पढ़ा था, सुपरनोवा वगैरह देखा था। तो यहाँ तक तो सर टॉपिक हमने निपटा दिया था। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन हमने देखा था सर, ये कोरोना है। ठीक है, तो कोरोना मतलब ऐसा नहीं कि आ जाए तो रोना है। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, और भी नाम है लेकिन मैं जोर कोरोना पे ही दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आगे क्वेश्चन ये और बना सकते हैं कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन क्या कहलाती है, वो कहलाती कोर, जहां पर सारा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सन में जो फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, वो कौन सी लेयर में हो रही है, तो भैया वो आपकी कोर में हो रही है। ठीक है, कहाँ हो रही है, कोर में हो रही है। तो इसी तरह से घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। फर्स्ट क्लास किस किस की है आज? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी मेरे को बताइए फर्स्ट क्लास कौन कौन कर रहा है आज। कौन है जो बिल्कुल टिप टॉप नई कॉपी नया पेन दो दो कलर के लेकर बैठा है आज? हम उनसे मुखातिब होना चाहेंगे। ओके सर, कालिन जी की फर्स्ट क्लास है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपके ग्रुप में अपलोडेड है। बाकी साथ ही साथ फर्स्ट क्लास अपलोड कर दी गई है आपके ऐप में। ठीक है, अभी थोड़ी देर में उसकी प्रोसेसिंग होके आपको वो अवेलेबल हो जाएगी। तो आपका जो कोर्स में आपको एनरोल कराया जा रहा है, उसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, जो भी होते जाएंगे। तो लेक्चर 1 आपको वहां से कंप्लीट कर लेना है, और लेक्चर 2 तो आप लोग कर ही रहे हो। ठीक है जी, ऑल राइट सर। अब भैया देखो, अपन यूनिवर्स पढ़ लिए। यूनिवर्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स मिलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स को अगर आप क्लब कर लो तो क्या बनता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स को अगर इकट्ठा कर लो तो बनता है सर एक गैलेक्सी। ये सलमान खान के अपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, ये गैलेक्सी असली वाली है। ठीक है, कालिन आप मेरे को मैसेज कर देना, आपका प्रॉब्लम मैं देख लूंगा, क्या क्या आपकी दिक्कतें सब देख लूंगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे ये स्टार्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टार्स हैं, ये सब अगर क्लब कर लोगे एक जगह पर तो वो क्या बन जाती है, एक गैलेक्सी बन जाती है। तो गैलेक्सी क्या है, system of millions or billions of stars together with gas and dust held together by gravitational attraction। ठीक है, तो ये स्टार्स एक दूसरे से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, और ये कलेक्टिवली इनको हम क्या कह देते हैं, एक गैलेक्सी। और डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज मिलके क्या बनता है, एक यूनिवर्स। डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज मिलके बनता है एक यूनिवर्स। चलो सर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन सर हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि सर हमारी गैलेक्सी कैसी हो, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जैसी हो। ठीक है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है सर, मिल्की वे। क्यों सर, हमारा जो सन है वो भी तो स्टार है, वो भी तो किसी ना किसी गैलेक्सी में आता होगा, बिल्कुल आता है सर। उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, और हिंदी में हम उसे कहते हैं सर आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा। अब हमारी गैलेक्सी में सर ज्यादा नहीं, बस 100 to 400 बिलियन स्टार्स है। ठीक है, इतना कह सकते हो। अच्छा, गैलेक्सीज की भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे ये गैलेक्सी है, इसमें जो स्टार्स है इस तरह से अरेंज है, तो ये एलिप्टिकल हो गई।
इसमें कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गए इर्रेगुलर गैलेक्सी। एक स्पेशल टाइप गैलेक्सी होती है जिसमें आप देखोगे जो स्टार्स हैं वो इस स्पाइरल शेप में अरेंज होंगे, ठीक है। तो ये जो स्पाइरल शेप में गैलेक्सी होती है इसकी शेप क्या है सर? स्पाइरल। तो हमारा जो स्टार है वो जिस गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसकी शेप कैसी है? स्पाइरल। तो सर ये तक तो हमें पता था कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, बट सर हमें शेप नहीं पता था। कई स्टेट के पीसीएस में ये सवाल पूछा जा चुका है कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे उसकी शेप कैसी है। तो आइंदा से कोई शेप पूछे खट से बता दो स्पाइरल। अच्छा एक वर्ड और सुना होगा ओरायन। आज मतलब समझेंगे ओरायन होता क्या है। अब देखो ये स्पाइरल शेप तो दिख रही है ना, एक ये लाइन है इसमें कई सारे स्टार्स हैं, एक ये लाइन है इसमें कई सारे स्टार्स हैं, एक ये लाइन है इसमें कई सारे स्टार्स हैं, एक ये लाइन है इसमें कई सारे स्टार्स हैं। तो आप नोटिस करो ये जो डिफरेंट डिफरेंट रेड लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं स्पाइरल शेप्स की, स्पाइरल शेप की, इनको हम क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ द गैलेक्सी। तो इस स्पाइरल शेप की गैलेक्सी की ये सब क्या है सर? ये सब आर्म्स हैं। क्या है? आर्म्स हैं। इज दैट क्लियर? ये सब स्पाइरल शेप गैलेक्सी की क्या है? आर्म्स है। तो इसी तरह किसी एक आर्म में सर हमारा स्टार होगा, हमारा सन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ एक आर्म है जिसका नाम है ओरायन, डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स के नाम है, एक आर्म है जिसका नाम है ओरायन, उसमें हमारा स्टार पाया जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हमारा जो स्टार है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, वो कहाँ पर लोकेटेड है सर? ओराइन आर्म में लोकेटेड है। जो डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स हैं उसमें एक ओराइन आर्म है, उसमें हमारा स्टार लोकेटेड है। और हमारे और इसके जो सेंटर है गैलेक्सी से वो कितना दूर है? 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। ये पूछे जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो इसमें मेन मेन ध्यान रखना है गैलेक्सी का नाम मिल्की वे या फिर आकाशगंगा, नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं? 100 to 400 बिलियन। हमारा जो स्टार है कौन सी आर्म में है? वो है ओराइन आर्म में। इज दैट क्लियर और नॉट? एक सवाल और पूछ लेता है सर, बताओ हमारी गैलेक्सी का पड़ोसी कौन है, यानी हमारी गैलेक्सी के सबसे क्लोज में कौन सी गैलेक्सी है। तो वो भी नाम ध्यान रख लेना, एंड्रोमेडा नाम है उस गैलेक्सी का जो हमारी गैलेक्सी से सबसे क्लोजेस्ट है। और ज्यादा नहीं, बस 2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर आप अपनी गैलेक्सी से वहां जाना चाहोगे तो लाइट की स्पीड से चलोगे तो आपको 2 मिलियन ईयर्स लगने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और सर जो बगल वाली गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, उसकी शेप क्या है भैया? उसकी शेप भी स्पाइरल है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। तो दैट वाज ऑल अबाउट अवर मिल्की वे गैलेक्सी। देखो इसमें ये नोट्स हैं, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिलेंगे क्योंकि ये पीडीएफ नोट्स हैं, टाइप्ड नोट्स हैं, तो इनको प्रॉपर बुकिश फॉर्म में अरेंज करके रखा गया है। बट आपको अपने शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने हैं, तो उनमें वही वही पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जो मैंने आपको बताया। जैसे गैलेक्सी टॉपिक डाला, उसमें लिख दिया मिल्की वे और आकाश गंगा, ये गैलेक्सी का नाम है हमारी। कितने स्टार्स हैं ये लिख दिया, कौन सी आर्म में हमारा स्टार है? ओराइन आर्म में हमारा स्टार है। और क्लोजेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा, कितना दूर? 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे दूर। तो यही जो तीन चार जानकारी मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, वही आपको क्या करते रहना है? नोट्स में लिखते रहना है, ठीक है। तालो जी इतनी मेहनत कर रहे हो हिंदी में लिखने की, भैया उतनी कंसंट्रेट कर लीजिए, ठीक है, आपको काम आएगा। बाय द वे आई एम वेरी मच फाइन, थैंक यू, ठीक है। हाँ एसएससी के रिगार्डिंग सेपरेट कोर्स चला देंगे अगर स्टूडेंट्स हमारे पास मेजोरिटी में होंगे। बाकी तब तक ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसमें आपको सारा एसएससी लेवल तक का भी जीके आराम से इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है जी। बस उसमें फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रह जाएगी तान्यो जी आपका, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या?
तो ये सर बात हो गई हमारी गैलेक्सी की। अरे भैया तालो जी, गुस्सा वाली बात नहीं है, बात है आपके भविष्य की, ठीक है। मैं देखो वही बात बोलूंगा जो आपके फायदे के लिए हो, ठीक है। तो हो सकता है बात आपको मैं सबसे ये बात करना चाहूंगा कि हो सकता है हमारी बात कोई आपको कड़वी लगे, लेकिन वो बात आपके फायदे के लिए होगी। कि जैसे आपने हिंदी में लिखा, अच्छा लगा मुझे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरा अच्छा लगना इतना जरूरी नहीं है जितना आपका सिलेक्शन जरूरी है। और सिलेक्शन कब होगा? जब आपका क्लास में फोकस 100% होगा। अभी यूडीसी का आप पेपर उठा के देख लीजिए, कई ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चे क्लास में आए थे, वो पेपर के दिन मुस्कुरा रहे थे कि सर वाह, वही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो अगर वो क्लास में उस दिन उनका फोकस मिस हो जाता, तो क्या वो क्वेश्चन वो कर पाते जो डायरेक्ट क्लास में आपको पढ़ाया और उठ के आ गए? तो बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फोकस बस अपना क्लास के दौरान किस पे रखना है, पढ़ाई पे रखना है। उसके अलावा बस आपके जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर कर लेने हैं, ठीक है जी। बस इतना से मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं गुस्सा क्यों हूँगा? ओके सर, आई होप यहाँ तक चीजें चीजें क्लियर होंगी। तो ये तो हो गई सर गैलेक्सी। अच्छा, गैलेक्सी में हमने क्या देखे? स्टार्स देखे। अब देखो स्टार है तो उसके फैन फॉलोइंग तो होगी ना, जैसे सन इज अ स्टार, तो उसकी भी सर क्या है? फैन फॉलोइंग है। मतलब कुछ प्लैनेट्स हैं जो राउंड द क्लॉक उसके चक्कर लगा रहे हैं। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। मतलब कुछ ऐसे बॉडीज हैं जो इस स्टार के चक्कर लगा रहे हैं, उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं जनरली। और भी बॉडीज हैं जो चक्कर लगाते हैं, बट उनको प्लैनेट्स नहीं, दूसरे नाम से लाइक एस्टेरॉइड्स वगैरह बुलाते हैं, ठीक है। तो यानी एक सन है, उसको सन को फॉलो करने वाले भी बहुत सारी चीजें हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। तो वो सब एक स्टार को फॉलो करते हैं। कॉमेट्स हैं, ये सब क्या करते हैं कि स्टार के पीछे रिवॉल्व करते हैं, स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इन सारे प्लैनेट्स का, एस्टेरॉइड्स का, कॉमेट्स का, ड्वार्फ प्लैनेट्स को कलेक्टिवली सर हम क्या कहते हैं? इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। अब चूंकि ये हमारे सन की बात हो रही है, तो सन के रेस्पेक्ट में एक कलेक्टिव टर्म अगर आप इन सब के लिए दोगे, तो क्या दोगे? सोलर सिस्टम। तो हर एक स्टार के कुछ अराउंड फैन फॉलोइंग होती है, तो उनका जो एक कलेक्टिव नाम होता है वो होता है सोलर सिस्टम। तो अब बात आती है कि सर ये सोलर सिस्टम बना कैसे? एक नेबुलर थ्योरी है लैपलेस की, उसने सोलर सिस्टम एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यूनिवर्स के मामले में बहुत सारी थ्योरीज आई, सबके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं। कालिन ये हम आगे पढ़ेंगे, एस्ट्रॉयड और प्लैनेट का डिफरेंस। तोकोनान आप लोगों का क्लास होगा कल से स्टार्ट, वेडनेसडे से, ठीक है। तो देखो मेनली क्या माना जाता है, एक सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन मतलब एक प्लैनेट की फॉर्मेशन। अब प्लैनेट कैसे बना? माना गया एक क्लाउड था, जैसे मैंने बताया भी था फर्स्ट क्लास में कि हमने सबसे पहले अर्थ की फॉर्मेशन की बात की, तो नेबुलर थ्योरी सामने आई। तो हमने देखा एक क्लाउड था, उस क्लाउड को हमने कहा नेबुला। ये नेबुला बहुत जोर जोर से घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। अब वास्ट स्विलिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, तो वो सॉलिडिफाई होता रहा और वो बन गया एक प्लैनेट। तो ये एक बेसिक थ्योरी है प्लैनेट के बनने की। पहले क्या था? एक क्लाउड था गैसेस और डस्ट का, वो घूमते घूमते क्या बन गया? एक प्लैनेट बन गया, ठीक है। तो ये जो सन और प्लैनेट्स हैं वो कुछ ज्यादा पुराने नहीं, बस 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पुराने हैं। तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पुराने आपके प्लैनेट्स हैं। तो वन बाय वन प्लैनेट्स की जिक्र हम करते हैं।
तो प्लैनेट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्लाउड था, वो विरलिंग उसकी होते 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 वो क्या बन गया, एक प्लैनेट बन गया। ये कहलाती है नेबुलर थ्योरी। अब हम सन के अराउंड कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो ये तो भैया अपना प्यारा सन, उसके अराउंड देखो तो सर मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, और सब प्लूटो नहीं, प्लूटो को हम अलग से पढ़ेंगे, प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लैनेट्स कितने सर, 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। कितने प्लैनेट्स है सर, 8 प्लैनेट्स हैं। और इन 8 प्लैनेट्स को अगर आप नोटिस करो, कुछ पत्थर के टुकड़े हैं बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, ये इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर साइड वाले जो प्लैनेट्स हैं, ये मतलब ये पत्थरों की पूरी बेल्ट है, कुछ पत्थर हैं। अभी हम डिफरेंस समझेंगे एस्टेरॉइड वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी आप मान के चलो, अभी मान के चलो यहाँ पर क्या है सर, सिर्फ पत्थर हैं, ये सिर्फ पत्थर हैं, पत्थरों की एक पूरी बेल्ट है ये। तो इस बेल्ट के जो इधर साइड प्लैनेट है, जो सन की तरफ हैं, वो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के दूसरे साइड वाले जो प्लैनेट्स हैं, उन्हें आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। और भी नाम है, इनर प्लैनेट्स कह दो, या फिर इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। और जो बाहर वाले हैं उन्हें आउटर भी कहते हैं, या फिर कह लो जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, ये भी इनका नाम है। क्योंकि देखो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसमें किसको कैप्टन बनाओगे, ऑब्वियसली सर हम अर्थ को बनाएंगे क्योंकि हम इस पे रहते हैं। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में इनको हम कह देते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, सर इसमें किसको कैप्टन बनाए, जो सबसे बड़ा उसको बना देते हैं। कौन है सबसे बड़ा, जुपिटर है, तो जुपिटर कैप्टन है, तो इन सारे प्लैनेट्स को कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनर और आउटर प्लैनेट्स में। अभी यूटीसी में सवाल भी आया था कि कौन सा प्लैनेट इनर है, इस तरह से, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होगी, यहाँ तक कोई डाउट है। सेलेस्टियल बॉडी एक जनरल टर्म है, मतलब यूनिवर्स में पाए जाने वाला कोई अगर फिजिकल थिंग है तो उसे सेलेस्टियल बॉडी कह देते हैं। जैसे ये स्टार हैं, ये आपके प्लैनेट्स हैं, ये कॉमेट्स, ये सब सब क्या हैं, ये सब सेलेस्टियल बॉडी हैं। स्पेस में पाए जाने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट, हाँ देखो एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब ये है कि जैसे ये सन है, ये सन है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये सन सेंटर में है और एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ये एक जो प्लैनेट है ये सर्कल शेप है, ठीक है। इस सर्कल शेप में एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो ये शेप क्या बना रहा है सर, ये जो ऑर्बिट है, ये जो ये लाइन है ना, जिस लाइन में ये रिवॉल्व कर रहा है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो अगर ये ऑर्बिट आपका सर्कुलर शेप है तो कहलाएगा सर्कुलर ऑर्बिट। बट मान लो शेप जो ऑर्बिट की सर्कल नहीं होके एलिप्स है, एलिप्स इस तरह की शेप होती है, इस तरह की शेप होती है, मतलब ये समझो एक सर्कल, मान लो फुटबॉल, उसको ऊपर कोई भारी आदमी पैर रख दे, वो पिचक जाए, तो कुछ इस तरह से हो जाती है। तो जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में दो फोकस होते हैं, ठीक है। एलिप्स में दो फोकस होते हैं। तो एक कैपलर थ्योरी है, कैपलर थ्योरी का ये कहना भी है कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो इस एलिप्स की शेप के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ऑर्बिट का नाम क्या हो गया सर, एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड किस शेप में रिवॉल्व करते हैं, एलिप्स की शेप में रिवॉल्व करते हैं। और सन की जो लोकेशन होती है वो या तो इस फोकस पर होगी या तो इस फोकस पे होगी। तो उस एलिप्टिकल शेप के किसी एक फोकस पर आपका सन बैठा होगा, ऐसा केपलर साहब कह के गए हैं, ठीक है।
तो ये मतलब होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट का। किसका डाउट था? कालिन। कालिन जो मान क्लियर है कि नहीं है एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब? ओके, तो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स की हमने बात करी। इनर प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन आता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। साइज में छोटे भी होते हैं और डेंस भी होते हैं। जबकि बाकी चार अगर देखोगे आउटर में, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, ये साइज में भी बड़े होते हैं और डेंसिटी भी इनकी कम होती है। एटमॉस्फेयर भी इनका थिक होता है। तो प्लैनेट्स का ऑर्बिट नियरली सर्कुलर है, तो ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली सर्कुलर है, ठीक है। और कई सारे ऑब्जेक्ट्स आप देखोगे वो क्या फॉलो करते हैं? हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। और जो प्लैनेट्स होते हैं उनका भी अप्रोक्सीमेटली एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो ऑर्बिट में कंफ्यूज मत करना, ऑर्बिट में मान के चलना कि जो प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, इन सबका जो ऑर्बिट होता है कैसा होता है सर? एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। आपके जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो सन की तरह ज्यादा फीचर शो करते हैं कंपेयर टू लाइक द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं? यही इनर प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। चलो जी, तो यहां पर मैंने डिटेल्स में सबको कवर कर रखा है। हर एक प्लैनेट की एक डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, मरकरी की अलग, वीनस की अलग, अर्थ की अलग, और मार्स की सर अलग, ठीक है। तो हर एक प्लैनेट की आपको अलग अलग डिटेलिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मरकरी की बात करो, ठीक है, मरकरी की अगर आप बात करो तो यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बोल्ड में हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। बहुत ही बिलियंस ऑफ ईयर से इनएक्टिव है, यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट दिखता है बट इसकी वीनस जितना ब्राइट नहीं होता है। सबसे ज्यादा ब्राइट आपको कौन सा प्लैनेट देखने को मिलेगा? वीनस देखने को मिलेगा। मरकरी बेचारा इतना छोटा है कि जो आपके प्लैनेट्स होते हैं, देखो ऐसा होता है कि जैसे ये मेरे ख्याल से ये बेसिक्स आपने बचपन में पढ़े होंगे कि एक सन होता है, एक स्टार, उसके अराउंड जो रिवॉल्व करता है उसे हम प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं प्लैनेट। टीएन ये लोग, ये आप आगे के सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, ये सब आगे मैं करवाऊंगा, अभी मत पूछो प्लीज ये सब। ये सब आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑर्बिटल प्लेन 60 डिग्री इंक्लाइंड होता है। ये जब हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे, वो यूनिवर्स में नहीं, वो अलग चैप्टर है, ठीक है। ये सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो एक सन है, एक प्लैनेट है, ठीक है। देखो पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो, आप उसके बाद पूछ लो कि सर ये रह गया वो रह गया, तो मैं आपको समझा दूंगा कि कब कब पढ़ाएंगे। चलो जी, भरोसा रखो, सब पढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। तो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं वो कहलाते हैं सर प्लैनेट्स। इन द सेम मैनर प्लैनेट्स के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं वो कहलाती है उनकी नेचुरल सैटेलाइट। प्लैनेट्स के अराउंड भी कुछ ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं, उनको कहते हैं सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। जैसे हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है सर? मून। मून उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट हो गई मून। इसी तरह से हर एक प्लैनेट की कुछ कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, किसी की एक होती है, किसी की एक से ज्यादा होती हैं। इसी तरह से एक जुपिटर प्लैनेट आपने देखा होगा कितना बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। लेकिन जुपिटर की एक सैटेलाइट है गैनीमेड। इसी तरह से हर एक प्लैनेट की सैटेलाइट्स हैं, एक या एक से ज्यादा।
बट जितनी भी सैटेलाइट्स हैं इनमें से अमंग ऑल द प्लैनेट सैटेलाइट अगर आप सबसे बड़ी सैटेलाइट अगर देखोगे तो वो कौन सी है, गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड सबसे बड़ी सैटेलाइट है और ये किसकी है, जुपिटर की है। जनरली तो ये सैटेलाइट्स का साइज छोटा होता है प्लैनेट से। तो गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, और वो किसकी सैटेलाइट है, जुपिटर की। लेकिन गैनीमेड तक का साइज इतना बड़ा है कि आपका मरकरी उससे भी छोटा है। ठीक है, मरकरी का साइज जो गैनीमेड है, जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट, उससे भी छोटा है। और सैटर्न की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट टाइटन, उससे भी छोटा है मरकरी का साइज। तो मरकरी इतना छोटा है। लेकिन अब ये नहीं कि मरकरी का साइज याद करने बैठ जाओ, बस एक आइडिया रखो कि गैनीमेड और टाइटन जैसे आपके जो सैटेलाइट्स हैं, उसके जो मून्स हैं, उनसे भी ये छोटा है इन द साइज। वोल्केनो वगैरह भी पाए जाते हैं, ऐसा देखा गया है रिसर्च में इसके। लेकिन सर मास में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मरकरी, मास इसका ज्यादा है गैनीमेड और टाइटन से। ठीक है, साइज भले गैनीमेड टाइटन का ज्यादा हो, बट मास किसका ज्यादा है सर, मरकरी का। तो दैट वाज अबाउट द मरकरी। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस की सबसे पहले अगर हम बात करें, इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएगा कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सर, तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट आप खट से कहोगे कौन सा है, वीनस है। इट इज द ब्राइटेस्ट अमंग प्लैनेट्स बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट अल्बेडो। हाईएस्ट अल्बेडो का मतलब क्या है, देखो अल्बेडो का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आपको कोई भी चीज विजिबल कब होती है, बेसिक से समझो। कोई भी चीज कब विजिबल होती है, जब उस पे लाइट पड़ती है। मान लो आपने कमरे में एक बॉक्स रखा है आपके, बट अंधेरा है। जैसे ही आप बल्ब जलाओगे, आपने बल्ब जलाया, बल्ब से लाइट निकली, इस बॉक्स से टकराई। इस बॉक्स से टकराने के बाद ये आपकी आंखों में पड़ी, और जैसी ये लाइट टकराने के बाद आपकी आंखों में पड़ी, तो आपने कहा हाँ ये बॉक्स मुझे दिख रहा है। तो कोई भी चीज आपको कब विजिबल होती है, जब वो उस पे लाइट टकरा के आपकी आंखों में आती है। अब हमको पता है कि सर जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो कुछ हिस्सा वो लाइट का एब्जॉर्ब करती है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। अब हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि जैसे आपके जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और व्हाइट ऑब्जेक्ट्स, तो सबसे ज्यादा लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लैक या व्हाइट? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे ज्यादा लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लैक या व्हाइट? हाँ जी सर, ब्लैक करेगा। इसीलिए हम लोग गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनते, सर्दियों में पहनते, क्योंकि वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, इसीलिए इसकी विजिबिलिटी कम होगी। कुछ लेकिन ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाइट होते हैं। वो क्या करते हैं, मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन होते हैं, ब्लैक। और जो ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, व्हाइट। फॉर एग्जाम्पल स्नो अगर आप देखो, स्नो में अगर आप देखो कि इनका कलर भी व्हाइट होता है, इसीलिए और इनका टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सनलाइट पड़ी और वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विजिबल भी होगा और उसका टेम्परेचर भी कम होगा, अगर सनलाइट की बात करो। ठीक है, ये एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। तो एल्बेडो क्या नापता है कि कितना लाइट आप एब्जॉर्ब, कितना आप लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एल्बेडो क्या मीजर करता है, कितना लाइट आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। एल्बेडो क्या मीजर्स करता है, आपकी रिफ्लेक्टिविटी मीजर करता है, कितना लाइट आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं ब्लैक और व्हाइट
इन दोनों में से एल्बिडो किसका ज्यादा होगा? ब्लैक और व्हाइट, इन दोनों में से एल्बिडो किसका ज्यादा होगा? ब्लैक और व्हाइट किसका एल्बिडो ज्यादा होगा? बिल्कुल सर, व्हाइट का एल्बिडो ज्यादा होगा क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है। तो बस वही बात वो यहाँ वीनस के लिए कहना चाह रहा है, इसका एल्बिडो ज्यादा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रहा है, या कह लो रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, इसीलिए एल्बिडो इसका ज्यादा है। ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा तो ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। जैसे व्हाइट कलर में इतनी ब्राइटनेस क्यों होती है? क्योंकि वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये क्यों रिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि इसकी सरफेस ऐसी, सल्फ्यूरिक एसिड की सरफेस है जो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होती है। ठीक है। तो कई बार ये आपको नेकेड आई से ब्रॉड डे लाइट में भी दिख जाएगा, और रात के टाइम पे भी आपको एक सितारा सा चमकता अलग से दिखेगा। तो वो कौन सा सितारा नहीं है, वो क्या है, एक प्लैनेट है जिसका नाम क्या है, वीनस। ठीक है। तो ये बात यहां तक क्लियर है, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट और एल्बिडो इसका हाईएस्ट होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां से दो चीजें समझाने की कोशिश की, वीनस की ब्राइटनेस के बारे में, दूसरा एल्बिडो वर्ड के बारे में, क्योंकि एल्बिडो वर्ड आपको आमतौर की जिंदगी में चलते फिरते मिलता रहेगा। यस और नो, इज दैट क्लियर और नॉट? कोई डाउट हो तो बताइए। वीनस में और भी कुछ खासियत हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। अब देखो ये इतना चमकता है ना, अर्ली मॉर्निंग अर्ली इवनिंग में भी ये देखने को मिल जाता है चमकता हुआ, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहते हैं। तो मॉर्निंग स्टार भी वीनस को कहते हैं और इवनिंग स्टार भी वीनस को कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसका साइज वगैरह आप देखोगे, फिजिकल फीचर्स अगर देखोगे, मास वगैरह देखोगे, सन से प्रॉक्सिमिटी यानी क्लोजनेस सन से देखोगे, तो काफी ज्यादा इसकी सिमिलैरिटी है विद द अर्थ। अर्थ से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है वीनस की, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्थ का ट्विन कहा जाता है। अभी तो हम मार्स पे रिसर्च कर रहे हैं लाइफ की, बट मार्स से पहले हमने वीनस पे रिसर्च की थी, बट वीनस में हमने पाया कि अब कोई जान नहीं बची है। ठीक है। तो इस पे रिसर्च क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये हमें अर्थ जैसा लगा, साइज शेप वगैरह हु बहू कैसा प्लेनेट लग रहा था ऊपर से, अगर फिजिकली देखोगे तो ये अर्थ जैसा दिखता है। बस इस बेचारे के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर है, रहने लायक एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसके एटमॉस्फेयर में सोचो 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे एटमॉस्फेयर में एक दो कुछ ही परसेंट होती है, हम उसमें हाहाकार मचा देते हैं। तो 96% कार्बन डाइऑक्साइड वाले एटमॉस्फेयर में हम कहाँ से रह लेंगे? बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर है। जितने भी आपके जो चार टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सबसे ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर आपको वीनस का ही देखने को मिलेगा। अब इसमें वीनस में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लोग जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं, ध्यान से देखना। हम क्या सोचते हैं कि सर जो सबसे क्लोज प्लेनेट होगा सन से, वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होगा, तो इस हिसाब से सर मरकरी होना चाहिए था हॉटेस्ट। और स्कूलों में कई बार बेझिझक पढ़ा भी देते हैं कि सर हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी। बल्कि ऐसा नहीं है। हाँ, मानते हैं मरकरी सन के नजदीक है, सबसे ज्यादा नजदीक, इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन ये आप कंडीशन जज कर रहे हो एक्सटर्नली देखकर, इंटरनली भी तो देखो सर। इंटरनली वीनस और मरकरी के क्या हाल है? तो इंटरनली अगर आप एटमॉस्फेयर देखोगे तो वीनस का बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, इतना हाई होता है कि मरकरी चूंकि सन के सामने है, फिर भी वो अपना टेम्परेचर ज्यादा कर लेता है। तो कभी भी पूछे हॉटेस्ट टेम्परेचर किसका है, हॉटेस्ट टेम्परेचर आपका वीनस का है। सबसे हॉट कौन है सर, वीनस।
Venus is by far the hottest planet in the solar system even though Mercury is closer to the sun. तो ये बात डाइजेस्ट होने में कभी कभी हमें टाइम लगता है, बट आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि ऐसा होता है। तो कभी भी पूछे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, मॉर्निंग स्टार वीनस, इवनिंग स्टार वीनस, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस। अरे सर कुछ भी कोई भी प्लैनेट पूछेगा ना, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो हम तुक्का तो सर वीनस ही लगा देंगे। ज्यादातर प्रॉपर्टीज किसकी हैं? वीनस की हैं। ये सब देखो रटने वाली कोई भी चीज नहीं है, इसको अगर लॉजिकली पढ़ते जाओगे आप तो इजीली समझ में आती रहेंगी। अब इतना हॉट क्यों है सर? इसमें CO2 इतनी ज्यादा है, इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ा देती। हमारे यहाँ कुछ परसेंट CO2 है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग करके हमारी हालत खराब करे। तो सोचो इसमें तो 96% CO2 है, तो यहाँ CO2 क्या खेल खेलता होगा। ठीक है, तो बस यही मसला है। एक बात और, आगे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं। ठीक है, प्लैनेट्स अगर देखो सन के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन ये रिवॉल्व इस तरह से कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा क्लॉक, एक घड़ी देखी होगी, घड़ी तो देखी है ना सर, एक ये एक ये। तो घड़ी में जो सुई है कैसे चलती है सर? ऐसे चलती है ना सर, यस और नो? इस डायरेक्शन में चलती है। तो ये डायरेक्शन क्लॉक वाली डायरेक्शन है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? क्लॉकवाइज। किसी के यहाँ ऐसी घड़ी तो नहीं जो इस तरह से चलती हो? ऐसी घड़ी नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई ऐसी घड़ी आपके घर में लगा के गया है तो उसको वापस कराना और रिफंड ले आना। ठीक है, क्योंकि ऐसी घड़ी नहीं होती, घड़ी ऐसी होती। ठीक है, इस तरह से चलती। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अब आप सर सारे प्लैनेट्स अगर उठा लो ना, तो आप नोटिस करोगे वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका रोटेशन इस तरह से, वेस्ट टू ईस्ट, इंक्लूडिंग अर्थ। अर्थ को मिला दो तो सारे प्लैनेट कैसे हैं? वेस्ट टू ईस्ट, सिवाय एक प्लैनेट के, एक्सेप्ट वन प्लैनेट। तो वीनस के अलावा बाकी सारे प्लैनेट्स को देखोगे तो वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, और उनका रिवॉल्यूशन की दर होगा एंटी क्लॉकवाइज। बट वीनस एकमात्र ऐसा प्लैनेट है सर जो आपका ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट नहीं करेगा सर, मतलब वेस्ट टू ईस्ट नहीं करेगा, वो कैसा करेगा सर? ईस्ट टू वेस्ट। और ईस्ट टू वेस्ट करने का मतलब है वो आपका क्लॉकवाइज दौड़ेगा। ठीक है, उसका जो रिवॉल्यूशन है किधर होगा? क्लॉकवाइज। तो इट रोटेट्स in the opposite direction to most other planets, that is your clockwise. Is that clear or not? That was about the Venus. तो दो प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया सर, मरकरी एंड वीनस। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दुख परेशानी समस्या? इज दैट क्लियर और नॉट? नहीं है? ओके जी। अच्छा, आ रहा है ना समझ में? ऐसा तो नहीं कि सर हमारा तो सर हो गया जो होना था, कम से कम आप ही खुश रहो। तो आपका दिल खुश रखने के लिए हम कह देते हैं 100% क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने वो फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं बनना है। हाँ सॉरी, यूरेनस भी है, बिल्कुल बिल्कुल यूरेनस भी है। हाँ जी हाँ जी, यूरेनस भी है अपोजिट डायरेक्शन वाला। ये करेक्ट कर लीजिएगा, वीनस और यूरेनस। ठीक है, एक बार मैं और प्लैनेट्स का भी कंफर्म कर लूंगा, बट इनका तो है वीनस यूरेनस क्लॉकवाइज, अपोजिट टू अदर प्लैनेट्स। ठीक है, वेल कमिंग टू द नेक्स्ट प्लैनेट मार्स। अब आपको तो पता ही है सर, रेड प्लैनेट कहते हैं मार्स को। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं सर? बिकॉज ऑफ द, इसके सरफेस पे आपको आयरन ऑक्साइड बहुत मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द, जैसे रेड कलर ही आयरन से रिलेटेड है, रेड बोले तो आयरन। जैसे आप आगे पढ़ोगे रेड सॉइल,
तो वो रेड कलर क्यों है सर सॉइल का? क्योंकि उसमें आयरन मिलेगा, उसमें आयरन ऑक्साइड मिलेगा। सेम यहाँ पर कहानी है, ठीक है। तो रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द रेडिश आयरन ऑक्साइड प्रिवेलेंट ऑन इट्स सरफेस। तो ऐसी साइड है यहाँ पर आपको काफी सारे वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो, हाईएस्ट नोन माउंटेन, 24 किलोमीटर का माउंटेन, सोचो आप, मतलब 8,000 मीटर, मतलब कुछ 8 किलोमीटर का हमारा हिमालय है, ठीक है, कुछ 8 किलोमीटर का हिमालय है। बट मार्स मार्स पे जो माउंटेन है ना, वो 24 किलोमीटर का है। तो वो पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी माउंटेन्स मिल रहे हैं प्लैनेट्स में, वो सबसे बड़ा हाईएस्ट नोन माउंटेन अभी तक का, नोन की बात हो रही है, मतलब जितने अभी तक ढूंढे गए हैं, वो सबसे बड़ा है। तो कभी भी पूछे दुनिया की सबसे बड़ी कैनियन, सबसे बड़ा वोल्केनो, सबसे ऊंचा माउंटेन, तो ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब मार्स में मिलेगा। मार्स को बहुत मजा आता है इन सब चीजों को रखने में, ठीक है। अच्छा, मार्स के पास दो मून्स भी हैं, दो सैटेलाइट्स जो मार्स की हैं, फोबोज एंड डीमोस, ठीक है। फोबोज एंड डीमोस ये पूछता रहता है, तो ये मार्स के सैटेलाइट्स हैं। नेकेड आई से भी मार्स को आप इजीली देख सकते हो, टेलीस्कोप वगैरह लगा के भी मार्स दिख जाता है बहुत आसानी से। बाकी तो अभी देखो, एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स पे रिसर्च चल रही है, कोशिश की जा रही है कि इस पे भी लाइफ को बसाया जा सके, ठीक है। हालांकि इसमें भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, कुछ ऑक्सीजन, वाटर के ट्रेसेस मिले हैं। तो अभी भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिसर्च वगैरह चल रही है, तो अभी ये इन द गोइंग प्रोसेस है मार्स। तो बाकी मेन डिटेल मार्स की यही है कि कुछ भी लार्जेस्ट हाईएस्ट पूछे, सोलर सिस्टम का मार्स लगा देना। रेड प्लैनेट है, क्यों? आयरन की वजह से। दो इसकी सैटेलाइट है, फोबोस एंड डीमोस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंडे हैं, बेसिक बातें हैं जो रिगार्डिंग मार्स आपसे वो पूछ लेता है। इसी तरह से जुपिटर, जुपिटर में तो सिंपल सवाल यही होता है कि भैया सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड। वैसे तो चार सैटेलाइट हैं इसकी, बहुत सारी सैटेलाइट हैं, उसमें से अगर हम चार की बात करें, ईओ, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, तो ये सबसे चार सबसे बड़े मून हैं, सबसे बड़ी सैटेलाइट हैं जुपिटर की। इनको गैलीलियन सैटेलाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने इन चारों को डिस्कवर किया था, ईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ठीक है। तो अभी तक की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट तो आपकी गैनीमेड है, इवन बिगर देन द मरकरी। अपना जो मून है ना, उससे भी 3 गुना बड़ा है ये गैनीमेड। उसके अलावा अगर आप देखोगे रैपिड रोटेशन, इसकी जो स्पीड है, रोटेशन की स्पीड, वो सबसे फास्टेस्ट है। अभी जूनो नाम का एक मिशन है जो यहाँ पर गया है, ये थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स में रहता है। बाकी जो भी करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड मिशंस होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड जो मिशंस होते हैं उनको मजबूत कर लेना है, वो आपके ज्यादा काम आएंगे। और इनको बिल्कुल डिटेल में नहीं कि एक एक प्लैनेट पे रिसर्च करने बैठ जाओ, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना है, ठीक है। ये तो मैंने बस आपको प्रॉपर नोट्स बना के दिए, इसलिए इतनी सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। बाकी आपको जो नोट्स बनाने हैं, वो गिने चुने पॉइंट्स लिख लेना है, जैसे गैलीलियन सैटेलाइट्स किसको कहते हैं, लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, गैनीमेड है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है, ठीक है। ये सारे कुछ बेसिक बेसिक फैक्ट्स आपको लिख लेने हैं। इसी तरह से सर आता है आपका सैटर्न। सैटर्न में देखोगे तो रिंग्स मिलेंगी। सैटर्न में आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं आपको सैटर्न दिखाऊं, ये सैटर्न है। सैटर्न में आपको रिंग मिलेगी। तो सर ये रिंग में होता क्या है? कुछ नहीं होता है, बस वो धूल मिट्टी होती है, डस्ट पार्टिकल से ही बना होता है आपका सैटर्न, ठीक है। ये जो आपके ये रिंग होती है, ये किसकी रिंग है? ये आइस और आइस कवर रॉक्स, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब की मिली होती है। सैटर्न का जो मून है उसका नाम क्या है? टाइटन। पूरे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है, ये भी मरकरी से बड़ा है, ठीक है। टाइटन में भी माना जाता है कुछ कुछ अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, विद ए सब्सटैंशियल एटमॉस्फेयर, कह रहा है ना, सब्सटैंशियल एटमॉस्फेयर। मतलब इस पे सवाल ऐसा बन सकता है कि ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जिसका अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, तो वो है टाइटन, ठीक है। तो टाइटन में भी देखा जाता है कुछ कुछ अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर है।
तो दैट इज अबाउट द सैटर्न। ऑल राइट सर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके अलावा फिर आपका यूरेनस है, इनको एक एक बार बस पढ़ लेना, ठीक है। यूरेनस में वही मैंने बताया, जस्ट लाइक आपका वीनस, रोटेशन इनकी कैसी है, क्लॉकवाइज है। नेपट्यून की बात करेंगे तो यूरेनस नेपट्यून, ये आइस जाइंट से मतलब आपको ये यूरेनस और नेपट्यून ये दोनों बर्फ से भरे हुए मिलेंगे, तो इसीलिए आर कॉल्ड द ट्विंस ऑफ द आउटर सोलर सिस्टम, एक जैसे ही हैं। हाँ, जुपिटर की फास्टेस्ट रोटेशन आपको मिल जाएगी। इसके अभी कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? तो बस ये एक एक बार पढ़ लेना है सारा, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्यून। तो बस बेसिक एक आइडिया लेना था आपको। मैं एक बार एक क्लब कर देता हूँ। आज हमने अगर बात करें तो यूनिवर्स में गैलेक्सी की बात करी सबसे पहले, ठीक है। गैलेक्सी में मैंने आपको बताया कि अपनी जो गैलेक्सी है वो कौन सी है सर, मिल्की वे। शेप उसका स्पाइरल। नज़दीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, ठीक है। ये कुछ बातें रिगार्डिंग गैलेक्सी हमने करी। फिर उसके बाद सर हम प्लैनेट्स पे चले गए, सोलर सिस्टम पे आ गए। प्लैनेट्स पे सर हमने आउटर प्लैनेट्स जाने, इनर प्लैनेट्स जाने। फिर उसके बाद हमने आपका वन बाय वन मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स देखे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? रेड प्लैनेट जस्ट अभी हमने पढ़ा था, किसको कहते हैं? बिल्कुल सर, मार्स को कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट? वीनस, बिल्कुल। तो इसी तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आपके नोट्स में भी कवर हैं, प्लस आज आपकी क्विज अपलोड हो जाएगी ऐप पर, तो वो क्विज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें भी कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो आपके नोट्स में नहीं होंगे, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको क्विज से मिले वो आपको कहाँ लिख लेने हैं, अपने नोट्स में लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये काम आपको जरूर जरूर करना है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जब यूनिवर्स कंप्लीट हो जाएगा एक छोटा सा हम टेस्ट कर लेंगे जहाँ पर आपके यूनिवर्स के क्वेश्चन की नॉलेज चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक छोटा छोटा टेस्ट करते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और एक इवैल्यूएशन भी होता रहे कि हाँ आप कितने सवाल बना पा रहे हो। ऐप पे ऐड नहीं है, तो अगर कोई भी ऐप पे ऐड नहीं है, किसी को भी ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, डू मैसेज में, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990784642, ठीक है। किसी को भी ऐप में कोई प्रॉपर आ रहा है तो इसमें व्हाट्सएप करिए। क्विज पीडीएफ में अपलोड हो जाएगी, क्विज पीडीएफ में अपलोड हो जाएगी, वहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। टेस्ट आपको करवा दिया जाएगा अलग से। टेस्ट अगर करवाया जाएगा तो टेस्ट का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आप लोगों को क्लास टेस्ट वगैरह कराए जाएंगे उसका एक आई थिंक, चलो ठीक है, हाँ।
ठीक है सर। ऑल राइट, चलो सर फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इतना रिवाइज करके आइएगा। नोट्स आपके पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, कल का लेक्चर अपलोड हो गया है, ये लेक्चर भी कल तक लेक्चर 2 अपलोड हो जाएगा। आगे भी यही रहा करेगा। अभी देखो, अभी का जो वीक है ये डेमो क्लासेस भी चल रही हैं आपकी, रेगुलर क्लासेस भी प्लस साथ ही साथ एज ए डेमो भी हम इसको चला रहे हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट जो उनको डाउट है कि कैसे क्या पढ़ाते हैं तो वो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें। पूरा 1 वीक का उनके पास टाइम रहेगा। 1 वीक के बाद ये लिंक आपका प्राइवेट हो जाएगी, सिर्फ हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट ही इन लेक्चर्स को देख पाएंगे। ठीक है, और आगे फिर यही चलेगा, ये लिंक आपकी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी जैसे ही आपका ऐप में लेक्चर अपलोड होगा। तो लिंक डीएक्टिवेट हो गई मतलब लेक्चर आपका ऐप में अपलोड हो चुका है। ठीक है जी, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? डाउट होने से आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। चलो सर फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव नाइस डे।